Good evening, students. Let's move forward for classifying the accounts first. अगले जर्नल एंट्री देखने के पहले जरा क्लासिफिकेशन देखते हैं. Let me give the background to all of you that what we are going to look for here. हम देखना क्या चाहते हैं बेटा. 3 अकाउंट्स है जैसे हमने बहुत बार बाइफरकेट किया है. That is personal account, real account and nominal account. Even we have told so many times that liabilities are usually personal accounts. All assets, properties and possessions of the business are real accounts, and all expenses, losses, incomes and gains of the business are nominal accounts. बड़ा सिंपल है बेटा. Asset, property, possession है business का तो real account है. Doesn't matter it is a tangible asset or intangible asset. Say expenses, losses, incomes and gains of the business, then obviously it is a nominal account. और अगर आप बात करते हैं कि ये लायबिलिटी है, ये पर्सन है, पार्टी है, then obviously that is name of the person, name of the party, artificial, legal, natural, then it is a personal account. As simple as that. तो 3 चीजें मैंने आपको बताई. अब आपके सामने कुछ टाइप्स यहां पे कुछ अकाउंट्स दिए हैं, इनको हमने बाइफरकेट करना है. दैट इज पर्सनल, रियल और नॉमिनल. जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपको लायबिलिटी दिखती है या नेम ऑफ द पर्सन दिखता है तो आप उसको पर्सनल अकाउंट बुलाइए. आपको असेट, प्रॉपर्टी, पोजीशन ऑफ द बिजनेस दिखता है तो आप उसको रियल अकाउंट बुलाइए. डजंट मैटर दैट असेट इज इंटेंजिबल और टेंजिबल. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर वो बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, लॉस है, इनकम है या गेन है तो उसको आप नॉमिनल अकाउंट बुलाइए. बड़ा आसान है. तो ये खत्म करना बहुत जरूरी है. इसके बाद हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे बाय ट्रेडिशनल अप्रोच हाउ टू डेबिट एंड क्रेडिट द ट्रांजैक्शंस with the help of obviously debit the receiver, credit the giver. Debit what comes in the business, what goes out of the business, and debit all expenses and losses of the business, credit all incomes and gains of the business. तो ये रूल अप्लाई करके अपन फिर से प्रैक्टिस चालू करेंगे. उसके पहले ये कुछ क्लासिफिकेशन करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो सबसे पहले बताइए बेटा, 1 by 1 चलते हैं अपन. यस, लेट्स स्टार्ट विथ अंश. अंश, स्टेशनरी अकाउंट. इमेजिन क्या कर रहे हैं कि ये बिजनेस का एक्सपेंडिचर है या लॉस है, ये बिजनेस का इनकम है या गेन है, ये बिजनेस का असेट, प्रॉपर्टी या पोजीशन है, या ये बिजनेस का लायबिलिटी है या पार्टी का नाम है. तो बड़ा सिंपल है. तो उस तरह से रखिए. अब बिजनेस के लिए स्टेशनरी क्या होगा? ऑब्वियसली स्टेशनरी आप क्या खरीदेंगे? कैलकुलेटर, पेन, प्रिंटर, ऑल दीज आर नथिंग बट द स्टेशनरीज. एंड ऑब्वियसली फॉर बिजनेस इट इज, यस अंश, यस दैट इज करेक्ट, इट इज एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस. एंड ऑब्वियसली स्टेशनरी इज अ नॉमिनल अकाउंट. उसके बाद सेकेंड, महेश, इट इज नेम ऑफ द पर्सन, है ना? नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द पार्टी, डजंट मैटर. उनसे खरीदा है, उनसे बेचा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. पार्टी का नाम है एंड पार्टी का नाम इज ऑलवेज अ पर्सनल अकाउंट. डजंट मैटर लीगल, आर्टिफिशियल, नेचुरल पर्सन, लेकिन पर्सन का नाम है तो पर्सनल अकाउंट हो गया. थर्ड, मशीनरी. यस यस देविका, मशीनरी. यस, मशीनरी इज एन असेट एंड असेट इज ऑलवेज अ रियल अकाउंट. इज करेक्ट. कैपिटल, tricky one. And I just told in the last few lectures that capital net profit is always a liability and liability is a personal account. लिख के रखिए बेटा, छाप के रखिए. कैपिटल प्रॉफिट ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ये पर्सनल अकाउंट बनते हैं. ड्रॉइंग पर्सनल अकाउंट है. लॉस क्या है? ऑब्वियसली इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. क्यों? क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स आर नॉमिनल अकाउंट्स. तो देखते हैं आगे क्या दिया. कैपिटल, कैपिटल क्या है? पर्सनल अकाउंट है. जैसे हमने बोला लॉस बाय फायर, सीधा बोल रहा है मैं लॉस हूं, है ना? लॉस बोल रहा है तो लॉस क्या होता है? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट, नाउ इट इज अ पार्टी, इट इज अ पर्सन, इट इज आर्टिफिशियल पर्सन, पीएमसी, है ना? इट इज अगेन अ पर्सनल अकाउंट. बिल्डिंग, yes, it is an asset. Asset is a real account, as we have already concluded. Next, Bank of Maharashtra is a person again and personal account. Copyright, yes. Copyright क्या है? Yes, पूनम, शीतल, स्नेहा, क्या है copyright? Copyright is an intangible asset and asset is a real account. Repairs, repairs expenditure for and but a nominal account for a business. Laptop is nothing but again it is a real account, and wages are nothing but the charges paid to the laborers who are working in the जो लोग काम करते हैं बेटा उनको वर्कर हम बुलाते हैं, और उनको जो पैसा किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज वेजेस. जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, है ना, तो उनको हम सैलरीज देते हैं.
क्योंकि वो प्रोडक्शन में काम नहीं करते, वो ऑफिस में काम करते हैं। ये लेबर्स जो है इनके बिना, तो इनको हम क्या देते हैं, वेजेस। वेजेस आर पेड टू द लेबर्स, सैलरीज आर पेड टू द ऑफिस एम्प्लॉइज और ऑफिस स्टाफ। फर्क है बेटा, क्योंकि बिना वेजेस के प्रोडक्शन नहीं होगा, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है ये, और बिना सैलरी दिए आपका शोरूम नहीं चलेगा, ऑफिस नहीं चलेगा, मतलब वो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। अब क्वेश्चन ये भी आता है दिमाग में कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फर्क क्या है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मींस एक्सपेंसेस विदाउट विच अ प्रोडक्ट कैन नॉट, एक्सपेंसेस जिनके बिना प्रोडक्ट प्रोड्यूस ही नहीं होगा, उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बुलाएंगे। और ऐसे एक्सपेंसेस जिनके बिना प्रोडक्ट बेचा नहीं जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो याद रखिए, वेजेस आर पेड टू द लेबरर्स एंड हेंस इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस माय डियर। वेजेस का क्या है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये जानना जरूरी है। क्यों है आगे पता चलेगा। एंड सैलरीज अगर आप देते हैं तो ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फर्क क्या बोला मैंने, एक्सपेंसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड एक्सपेंसेस विच आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर और is called as indirect expenditure. सैलरीज आपने शोरूम ओपन करके रखा है जहां पे सेल्स होता है, बैंक के ऑफिशियल होते हैं, अगर लोन लेना, क्योंकि वहां अलग अलग बनाए होते हैं ताकि आप लोन ले इमीडिएटली कार खरीदने पे। और उसी तरह से वहां आपको कार बताएगा, फीचर्स बताएगा, अब उसको सैलरीज दी जाती है, क्योंकि वो कार नहीं बना रहा, वो कार बेच रहा है सिर्फ। जबकि आप एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जहां पे कैडबरी चॉकलेट बनाता है, मैगी नूडल्स बनाता है, या कोई भी फोर व्हीलर कंपनी फोर व्हीलर्स बनाती है, जैसे कि मारुति है, हुंडई है ना, फोर्ड है, बीएमडब्ल्यू है, ऑडी है। तो ये अगर आप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में जाएंगे, फैक्ट्री में जाएंगे, तो वहां पे वर्कर काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट को असेंबल कर रहे हैं, बना रहे। सो टू देम वेजेस आर पेड विदाउट विच प्रोडक्शन कैन नॉट बी पॉसिबल। इसलिए वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, लेकिन दोनों नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि बिजनेस के लिए दोनों एक्सपेंसेस है। हाँ, ये अगला बाइफरकेशन है कि एक डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है और दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। तो यहां पे चेक कीजिए हमने जो बोला वो सही था क्या। तो देखिए पर्सनल अकाउंट क्या क्या है, उन्होंने चार्ट बना के दिया है। पर्सनल में महेश, कैपिटल, पीएमसी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एंड said the same, whereas real are machinery, building, copyright and laptop, and finally नॉमिनल में स्टेशनरी, लॉस बाय फायर, रिपेयर्स और वेजेस। अभी अगला एक्सरसाइज आप करेंगे, ये देखिए, और फटाफट क्लासिफिकेशन कीजिए इसी तरह से। अगर कोई डाउट है तो मैं बोलता हूं। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू फिनिश इट। आप फटाफट फिनिश कीजिए, फिर हम इसको फिर से लेते हैं, जैसे हमने अभी कंप्लीट किया एक्सरसाइज, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। जस्ट 2 मिनट देख लीजिए, और उसके सामने आप लिख सकते हैं either P or N, that is P for personal, R for real and N for nominal। फटाफट खत्म, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। देख लीजिए और खत्म कीजिए। पहला कैश, फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी, फिर रोहित। जहां पर नहीं आता छोड़ दीजिए बेटा, हो सकता है कुछ चीजें नहीं है जो मुझे आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, चलेगा। सो डोंट बॉदर अबाउट देम, नॉट नेसेसरी कि दुनिया में सब कुछ आ जाए इमीडिएटली। इसके पहले प्रैक्टिस में है ना, तो कुछ नया है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, नया है वह, हाँ, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। जितना आपको जमता है आप उतना कीजिए। चलिए, देखते हैं आपका कितना सही आता है। लेट्स गो फॉर इट। देन चलिए, लेट्स सी वन बाय वन। नंबर 1, अमृता, कैश अकाउंट। Yes, it is an asset and asset is a real account. Correct. Outstanding salary account. Nominal? No, that is wrong. I'll explain. What is outstanding? Do remember everybody. Outstanding का मतलब है, आपको याद होगा हमने पढ़ा था, outstanding is nothing but unpaid. Outstanding का मतलब क्या है बेटा? Outstanding का मतलब है unpaid. अब यहां पे दिया है outstanding salary, इसी का मतलब क्या है? Unpaid.
इसका मतलब और क्या होता है, ड्यू बट नॉट पेड, यानी देना है लेकिन अभी तक आपने दिया नहीं है। ऐसा लगता है कि आना है लेकिन नहीं आया है, डिपेंड करता है कि आपका एक्सपेंस है या इनकम है, बट ये सारे उसके सिनोनिम टर्म्स है। और आखिरी है अक्रूड, मतलब पे करना है लेकिन किया नहीं। फॉर एग्जाम्पल अभी महीने की शुरुआत चालू है ना, तो लास्ट महीने की सैलरी अभी तक आनी चाहिए एंड नहीं आई, तो आप बुला सकते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, बीइंग एन एम्प्लॉई। इसका मतलब है सैलरी मिलनी थी लेकिन अभी तक मिली नहीं है। क्यों? महीना तो खत्म हो गया, सैलरी तो मिली है ना, अभी तक लास्ट मंथ की बात करें अपन, जून की। अगर जुलाई की बात करें तो जुलाई की 30 तारीख है, हाँ 31 जुलाई को अपन बोल सकते हैं कि सैलरी इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। एम्प्लॉयर क्या बोलेगा? सैलरी इज ड्यू बट नॉट पेड। नाउ फॉर एम्प्लॉयर इट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी एज एन एक्सपेंडिचर, फॉर एम्प्लॉई इट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी एज अ इनकम, क्योंकि सैलरी मिलनी चाहिए लेकिन मिली नहीं है। 31 जुलाई को अपन ये बोल पाएंगे क्योंकि महीना खत्म हो गया, महीने भर काम किया, सैलरी तो एक्सपेक्ट करेंगे, सो दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी but not received, unpaid salary, outstanding salary, accrued salary and due but not paid। तो ये सारी चीजें हैं as far as unpaid is concerned, और ये सिनोनिम्स है, याद रखिए बेटा। कोई भी चीज अनपेड है, कोई भी चीज ड्यू टू रिसीव्ड है या ड्यू टू बी पेड है, तो ऑब्वियसली टू बी पेड टू अ पार्टी, ड्यू टू बी रिसीव्ड फ्रॉम अ पार्टी। सो ऑलवेज डू रिमेंबर एनीथिंग एज एन एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इंश्योरेंस, रेंट, कमीशन, ये सिर्फ अगर सिर्फ सैलरी है, सिर्फ इंश्योरेंस है, सिर्फ कमीशन है, सिर्फ रेंट है, तो रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट, एडवर्टाइजिंग अकाउंट, तो ऑल दी एक्सपेंसेस। क्यों? को सिर्फ सैलरीज अकाउंट बोला है, इंश्योरेंस अकाउंट बोला है, वेजेस अकाउंट बोला है, लेकिन जैसे ही इनके पीछे आउटस्टैंडिंग लगा देंगे आप, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, इसका मतलब क्या हुआ? देना है लेकिन अभी तक दिया नहीं, या फिर आना है लेकिन अभी तक आया नहीं। कॉन्टेक्स्ट कोई भी हो, या तो रिसीव का हो या पेड का हो, लेकिन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड या ड्यू बट नॉट पेड, दोनों केस में ऑब्वियसली इट रिप्रेजेंट्स अ पार्टी फ्रॉम हुम इट इज ड्यू बट नॉट पेड एंड पार्टी फ्रॉम हुम इट इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। सो ऑब्वियसली जब भी आउटस्टैंडिंग के पीछे अनपेड लगे, आउटस्टैंडिंग लगे, अक्रूड लगे, बस याद रख ये ड्यू फ्रॉम अ पर्सन है, हेंस इट इज ऑलवेज अ पर्सनल अकाउंट, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? पर्सनल अकाउंट। सीधी सादी बात है, जब भी आउटस्टैंडिंग लगता है पीछे तो उसको पर्सनल अकाउंट बुलाइए, किस्सा खत्म कीजिए। रीजन ये है बिकॉज इट इज ड्यू फ्रॉम पर्सन, इट इज ड्यू टू अ पर्सन, तो किसी से आना है या तो किसी पार्टी को देना है, और ये ड्यू बट नॉट पेड है, इसलिए ये क्या है? पर्सनल अकाउंट है। तो कभी भी आउटस्टैंडिंग आए अभी इसके बाद, तो आंखें बंद करके आउटस्टैंडिंग आए, अक्रूड आए, अनपेड आए, ड्यू बट नॉट पेड आए, तो हम उसको क्या बुलाएंगे? उसको सिंपली बुलाएंगे इट इज अ पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? और अगर सिर्फ सैलरी है, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट, कमीशन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, डिविडेंड अकाउंट, so obviously it is assumed as an expenditure, expenditure is nominal account। लेकिन जैसे ही उसको आउटस्टैंडिंग लगता है तो क्या बन जाता है? वो लायबिलिटी बन जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि असेट भी बन सकता है, क्योंकि ड्यू टू बी रिसीव्ड भी हो सकता है ना। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी एम्प्लॉय बोल रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एम्प्लॉयर भी बोल रहा है, एम्प्लॉयर ने अभी तक देना है लेकिन बोल रहा है आना है लेकिन अभी तक नहीं आया। सो इन दैट केस इट इज नथिंग बट आइदर एक्सपेंडिचर और इनकम। सो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू ट्रीट इट एज आइदर ऑब्वियसली ये पर्सनल अकाउंट, तो कभी भी आउटस्टैंडिंग पर्सनल अकाउंट होता है, याद रखिए। थर्ड वन, रोहित अकाउंट, इट इज अ पार्टी एंड पार्टी और नेम ऑफ द पर्सन इज अ पर्सनल अकाउंट। फर्नीचर, यस यस दिवांश, फर्नीचर इज एन असेट एंड असेट इज अ रियल अकाउंट। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस, LIC, नेम ऑफ द पर्सन है, नेम ऑफ द कंपनी है, ऑब्वियसली पर्सनल अकाउंट। उसके बाद गुडविल, इट इज एन असेट, इंटेंजिबल असेट, अगेन रियल अकाउंट। प्रीपेड इंश्योरेंस, पेड इन एडवांस, क्या है प्रीपेड इंश्योरेंस? तो देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस इज अगेन अ पर्सनल अकाउंट। मैंने अभी आपको बोला कि कभी भी इंश्योरेंस है, सैलरी है, रेंट है, कमीशन है, वेजेस है, ये अगर सिर्फ वेजेस, कमीशन, सैलरी इस तरह से दिया है तो नॉमिनल, उसके पीछे आउटस्टैंडिंग लगे, प्रीपेड लगे कि ऑब्वियसली ड्यू टू अ पर्सन, ड्यू फ्रॉम अ पर्सन हो जाता है, तो ऑब्वियसली आप इसको क्या बुलाएंगे? इसको आप बुलाएंगे इसको आप बुलाएंगे पर्सनल अकाउंट। तो इसको पर्सनल अकाउंट आप बुलाएंगे एंड दैट इज नथिंग बट योर प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट माय डियर। नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क,
It is again an intangible asset and a real account. Commission, obviously an expenditure and a nominal account. Loan is nothing but a liability, and liability loan आप ऑब्वियसली किसी से लेते होंगे या किसी को देते होंगे. अभी क्लियर नहीं है तो लोन अकाउंट को हम लायबिलिटी पर्सनल बुलाते हैं. लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई, यू कैन से आईसीआईसीआई, एचडीएफसी. आरबीआई से नहीं ले सकते. आरबीआई कॉमन लोगों को लोन नहीं देता, वो बैंक्स को देता है. ड्राइंग्स, as I told you, yes, drawing क्या बोला था मैंने थोड़ी देर पहले, करेक्ट है. drawing is a personal account. I told you that capital and drawing is always a personal account because business entity concept. As in the eyes of law, owner and business are legal entities. Whatever owner gives to the business, business is liable to pay it back to the owner and vice versa. उसके बाद interest account is again a nominal account. So this is what the entire bifurcation. नीचे देख सकते हैं आप पर्सनल में क्या क्या है. देखिए बेटा, आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग ये नया फाइंड हुआ. प्रीपेड भी नया फाइंड हुआ. तो किसी भी वर्ड के पीछे प्रीपेड आउटस्टैंडिंग लग जाए, आगे बंद करके उसको पर्सनल अकाउंट बुलाइए. रीजन, इट इज आइदर ड्यू टू बी पेड टू समबडी और ड्यू टू बी रिसीव्ड फ्रॉम समबडी, और इट इज पेड इन एडवांस टू समबडी और रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम समबडी. सो आउटस्टैंडिंग सैलरी, रोहित, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, प्रीपेड इंश्योरेंस, लोन एंड ड्रॉइंग, ये सारे पर्सनल है. उसी के साथ रियल क्या है, कैश, फर्नीचर, गुडविल एंड ट्रेडमार्क. दो टेंजिबल, दो इंटेंजिबल. और नॉमिनल में सिर्फ कमीशन और इंटरेस्ट. डजंट मैटर, इट इज पेड और रिसीव्ड. पेड हुआ तो एक्सपेंडिचर, रिसीव हुआ तो इनकम, एंड दैट वे अराउंड दिस बाइफिकेशन इज गिवन. अब नीचे वाला क्लासिफिकेशन कीजिए, ये थोड़ा लंबा भी है और इंटरेस्टिंग भी है. खत्म कीजिए बेटा, जस्ट फिनिश इन 2 minutes. डोंट टेक मच ऑफ द टाइम. आसानी से कर सकते हैं आप, है ना. खत्म कीजिए. PRN, पर्सनल रियल नॉमिनल, बड़ा आसान है ना. बेसिक के साथ जाएंगे तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है बेटा. बेसिक के साथ जाना पड़ेगा. दैट इज द ओनली थिंग रिक्वायर्ड हियर. नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड. यस, इट इज डन स्टूडेंट्स. चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन. बताइए. प्रीपेड रेंट अभी बोला थोड़ी देर पहले, है ना. एनीथिंग विच इज प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग इज ए करेक्ट, दैट इज अ पर्सनल अकाउंट. मतलब ये रेंट पेड इन एडवांस है. सो ऑब्वियसली इट इज रेंट पेड इन एडवांस टू अ पार्टी, हेंस इट इज अ पर्सनल अकाउंट. सैलरी, यस दिशा, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, करेक्ट. बैंक लोन अकाउंट, ऑब्वियसली आपने लोन लिया, and liability is a personal account. Motor car, yes, it is a real account as it is an asset. Rent payable, outstanding rent, यानी देना है अभी तक दिया नहीं है, तो ये भी एक अलग सिनोनिम हुआ. और क्या ऐड कर सकता हूं मैं, इट इज आउटस्टैंडिंग, है ना. अभी देखा हमने, उसी को हम क्या बुलाते हैं, ऑब्लिक अक्रूड, ऑब्लिक अनपेड, ऑब्लिक due but not paid. All are one and the same. तो यही ब्यूटी है बेटा फाइनेंस अकाउंट की. आपको टर्म्स पता है तो कोई दिक्कत नहीं होती. एंड लास्ट इज पेबल. तो ये पांचों टर्म एक के ही है. कॉल इट एज आउटस्टैंडिंग, कॉल इट एज अक्रूड, कॉल इट एज अनपेड, कॉल इट एज ड्यू बट नॉट पेड, कॉल इट एज पेबल. ऑल थिंग्स डिनोट वन एंड द सेम. तो आप पेबल बुलाएंगे, अनपेड
आउटस्टैंडिंग अक्रू बुलाएंगे, ड्यू बट नॉट पेड बुलाएंगे, मतलब एक ही है दैट ये देना है लेकिन अभी तक आपने क्या इज यस, नाउ दैट इज करेक्ट, दैट इज एनीथिंग आउटस्टैंडिंग, एनीथिंग ड्यू, एनीथिंग अनपेड, ड्यू बट नॉट पेड और पेएबल बिकम्स ए पर्सनल अकाउंट. उसके बाद बैड डेट्स. Bad debts is a amount which is not recovered. Customer has got insolvency. कस्टमर से आने वाला पैसा नहीं आया, डूब गया, तो हम उसको क्या बुलाते हैं? बैड डेट्स बुलाते हैं. बैड डेट शोज अ लॉस. बैड डेट्स क्या बताता है? लॉस बताता है बिजनेस के लिए, एंड ऑब्वियसली इट इज अ लॉस इज ऑलवेज अ नॉमिनल अकाउंट. All expenses, losses, incomes and gains are nominal accounts. Copyright, yes, it is an intangible asset and it is a रियल अकाउंट. करेक्ट है. कॉपीराइट आपका असेट है, इंटेंजिबल असेट है, रियल अकाउंट है. इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज ए नॉमिनल अकाउंट. व्हाई? बिकॉज इट इज इनकम, क्योंकि आपको इनकम मिल रहा है, आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है. डिविडेंड रिसीव्ड अगेन अ नॉमिनल अकाउंट. राइट. प्रीमाइसेस, बिल्डिंग एंड सराउंडिंग एरिया, माय डियर, बिल्डिंग और उसका सराउंडिंग एरिया, उसको हम प्रीमाइसेस बुलाते हैं. तो ऑब्वियसली इट इज एन asset for you and asset is a real account. Insurance premium, it is an expenditure. Expenditure is a nominal account. But audit fees account, audit fees is nothing but charges paid to the chartered accountant. Charges paid to the chartered accountant for cross checking your made is right or wrong. उसको cross check करना, तो audit fees आप पे करते हैं. Audit fees is nothing but the charges paid to the chartered accountant by you and obviously it is a expenditure. हम पढ़ेंगे तो ये नॉमिनल अकाउंट है. अब क्रॉस चेक कीजिए यहां पे, ये देखिए असेट्स में क्या क्या है. प्रीपेड रेंट, मोटर कार, कॉपीराइट एंड प्रीमाइसेस. तो ये असेट्स में डाल दिए सारे. उसके बाद लायबिलिटीज में बैंक लोन और रेंट पेएबल. इनकम और गेन में इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड, और एक्सपेंडिचर और लॉस में इन्होंने ये बाइफिकेशन इसके बेसिस पे किया है. किसके? असेट, लायबिलिटीज, इनकम, गेन. इस पे हम इस पे रियल नॉमिनल पर्सनल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. नॉमिनल किया जाए as far as real, nominal and personal are concerned, क्योंकि उन्होंने ये मॉडर्न बेसिस पे दिया है. so this is prepaid rent, asset, real account, motor car, real account, copyright, real account and premises, real account. Salary, nominal, rent payable, personal, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है. ड्यू बट नॉट पेड है. इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉमिनल, और इंश्योरेंस प्रीमियम भी नॉमिनल. क्यों? इंश्योरेंस प्रीमियम आपको हर बार करना पड़ेगा, लाइफ इंश्योरेंस हो, फायर इंश्योरेंस हो, ये एक्सपेंडिचर है आपके लिए. बैंक लोन इज अ लायबिलिटी एंड पर्सनल अकाउंट. Bad debts is a loss, nominal account. Dividend received is income, nominal account. Audit fees is nominal account. तो ये हुआ हमारे हिसाब से. उन्होंने वो दिया in terms of assets, liabilities, expenses, losses, incomes and gains. लेकिन हमें अभी हम देख रहे हैं रियल, नॉमिनल और पर्सनल. मेरे ख्याल से उन्होंने वो मॉडर्न मेथड से दिया है. ये देखिए, ये भी मॉडर्न है, लेकिन हम इसको क्लासिफाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ आवर रियल, नॉमिनल, पर्सनल. चलो खत्म करो. रियल, नॉमिनल, पर्सनल में ही खत्म करना है इसको. ऑब्वियस उसके हिसाब से हम उसको असेट, लायबिलिटी, इनकम, गेन, लॉसेस, एक्सपेंसेस और क्या, यही तीन तो बातें है. दैट इज एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड नंबर वन, कैटेगरी नंबर वन नॉमिनल अकाउंट. दूसरा असेट, प्रॉपर्टी एंड पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कैटेगरी नंबर टू. एंड नंबर थ्री लायबिलिटीज एंड नेम ऑफ द पर्सन, कैटेगरी नंबर थ्री. इस तरह से है, तो इसी तरह से हमें करना है. लेट्स चेक एंड लेट्स फिनिश इट. राइट, चलिए वन बाय वन करते हैं. पहले आप एक बार कर लीजिए फटाफट. थोड़े ज्यादा अकाउंट है इसमें, 25 है, बट वी कैन फिनिश इट क्वाइट क्विकली. इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जितना कंफर्टेबल आप होंगे फटाफट, उतना जल्दी से ये पूरा हो जाएगा. कुछ बचेगा फिर कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा. व्हेन वी आर अप्लाइंग द रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. डेबिट व्हाट कम्स इनटू, credit what goes out of the business. Debit all expenses and losses of the business, credit all incomes and gains of the business. ये बड़ा आसान हो जाएगा अगर आपको टाइप ऑफ अकाउंट पता है कि कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है और कौन सा पर्सनल है. ये पता चल जाएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं. जस्ट फिनिश इट विद इन 2 minutes and then we'll take it down. Okay.
ये स्टूडेंट्स फिनिश कीजिए. क्लासिफाई किसमें करना है? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स, देन assets, properties and possessions, and finally name of the party, persons or liability. Simple है. ट्राई कीजिए. Not difficult as such. चलिए, hope you are done. The first one is land and building. It is an asset and asset is a right. उसके बाद yes, interest received. Amruta, yes, it is a nominal account. That is right. So it is real. This is nominal. Computer, yes, Ansh. Computer is an asset of the business and asset is a real account. Next to that, आगे चलते हैं. अगला लेते हैं. कौन सा है? Creditors. Now creditors are basically the persons, parties, right? So persons and parties are always personal account. Bills receivable, these are again nothing but the persons to whom you have sold, but you don't believe them as they are your new customers. तो आपने उनको एक बिल ड्रॉ किया, but obviously they are supposed to pay to you. Person है, फिर से personal account. Discount allowed. Discount given is a loss and received is a income. आपने डिस्काउंट दिया तो आपके लिए लॉस है बीइंग सेलर, और आपने दिया तो आपके लिए इनकम है. तो आपने अलाउ किया मतलब दिया, दिया मतलब लॉस है, लॉस मतलब नॉमिनल अकाउंट है. थोड़ा सोचना पड़ेगा कहीं पे, अदरवाइज तो बड़ा सिंपल है. सन्ड्री डेटर्स अगेन पर्सनल अकाउंट, बिकॉज ये भी पार्टीज है जिनको आपने क्रेडिट पे बेचा है. ऊपर वाले सप्लायर थे जिनसे आपने खरीदा था क्रेडिट पे. सन्ड्री क्रेडिटर्स आर द पार्टीज फ्रॉम whom you purchased on credit. Sundry debtors are the persons or parties to whom you have sold on credit. Goodwill is obviously an asset, a real account, intangible asset. Freight, freight का मतलब है transportation expenses. याद रखना बेटा, freight is what? Transportation expenses. But obviously freight जब यूज करते हैं तो याद रखना this is related with production. डायरेक्ट है ये, इसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता. मतलब ये रॉ मटेरियल लाने के लिए आपने खर्च किया है तो उसको फ्रेट बुलाते हैं या कैरेज इनवर्ड बुलाते हैं. ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस को ये वर्ड याद रखिए बेटा, इट इज आल्सो कॉल्ड एज कैरेज इनवर्ड. ये सारी चीजें बड़ी छोटी छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फ्रेट इज आल्सो कॉल्ड एज कैरेज इनवर्ड. याद रखिए प्रोडक्शन रिलेटेड है. ये फ्रेट यूज करते हैं फ्लाइट में या जहाज में कुछ लेके जाते है ना, एज फार एज बिजनेस रॉ मटेरियल इज कंसर्न. उसी तरह से कैरेज आउटवर्ड भी है. कैरेज आउटवर्ड मतलब ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस फॉर सेलिंग द, ये ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस फॉर परचेसिंग द रॉ मटेरियल ऐसा है. इसलिए ये डायरेक्ट है, इसलिए ये कौन सा है? डायरेक्ट है. और इनडायरेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट इज ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस ऑन सेल ऑफ गुड्स. क्यों? अभी प्रोडक्ट बन गया, आप बेचने जा रहे हो तो आप एक डिलीवरी चार्ज दे रहे हो, या फिर आपने कुछ चेन बनाई है आपके व्हीकल से और उसके थ्रू आप माल पहुंचाते हैं. तो ऑब्वियसली ये सेल के लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हो आप, जिसको बुलाते हैं कैरेज आउटवर्ड और कैरेज ऑन सेल्स बुलाते हैं. कैरेज आउटवर्ड और कैरेज ऑन सेल्स, इसको बुलाते हैं कैरेज ऑन परचेसेस. किसको? डायरेक्ट जो आपने बोला ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस ऑन परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल, उसको हम बुलाएंगे कैरेज इनवर्ड या कैरेज ऑन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल. और कैरेज आउटवर्ड क्या हुआ? कैरेज आउटवर्ड कहीं पे नीचे दिया होगा तो देखेंगे, अदरवाइज याद रखना इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर. क्या इनडायरेक्ट है बेटा? कैरेज आउटवर्ड. और इसी को हम क्या बुलाते हैं? कैरेज ऑन सेल्स. कैरेज आउटवर्ड और ऑन सेल्स, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है. ऑब्वियसली ये भी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है, लेकिन फर्क है,
ऊपर वाला डायरेक्ट है, नीचे वाला इनडायरेक्ट है, ऊपर वाला रॉ मटेरियल के परचेस पे है, नीचे वाला सेल ऑफ गुड्स पे है, इसलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट का चक्कर है ना। अदरवाइज दोनों नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि बिजनेस के लिए दोनों क्या बेटा, दोनों बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है। So that is how carriage inward is a direct expenditure, carriage outward is a indirect expenditure. So freight क्या है, freight carriage inward है and it is a expenditure, direct expenditure, a nominal account. Discount received, ऊपर देखिए डिस्काउंट अलाउड था, मतलब आपके लिए लॉस है, नीचे आपको डिस्काउंट मिल रहा है, बट एनीवेज ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस आर nominal accounts. Bills payable, these are the amount to be payable to the parties from whom you purchased on credit. बट आज यू आर न्यू पार्टी टू देम, तो उन्होंने आप पे एक बिल ड्रॉ किया था, क्योंकि आप पे भरोसा नहीं है, ऑब्वियसली ये पर्सन है, पार्टीज है, तो पर्सनल अकाउंट है। अमिट्स कैपिटल, कैपिटल इज ऑलवेज अ पर्सनल अकाउंट, डजंट मैटर किसी का भी हो। इंटरेस्ट ऑन एफडी, आपको एफडी अपने की है बैंक में और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपके लिए तो इनकम हुआ, और इनकम इज अ नॉमिनल अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ शॉर्ट टर्म लोन माय डियर, जब आपके बैंक में बैलेंस है 1 लाख और आपने बैलेंस का चेक दिया, अब बैलेंस तो 1 लाख है, 1.5 लाख का आपने चेक दिया, और आपको एकदम से याद आया कि बाप रे मैंने तो चेक 1.5 लाख का दिया, बैलेंस 1 लाख का है, अपने बैंक मैनेजर को फोन किया ऑन द डे ऑफ क्लियरिंग ऑफ द चेक कि बाबा मैंने चेक तो 1.5 लाख का दिया, बैलेंस 1 लाख है, सो 50,000 मुझे अरेंज नहीं हो पा रहा है, सो कैन आई गेट अ लोन। तो बैंक मैनेजर बोला आप एक एप्लीकेशन दीजिए एंड आई विल जस्ट ट्रांजैक्शन फॉर लास्ट 1 ईयर and if you are eligible for a short term loan called as bank overdraft. बट याद रखिए ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को मिलता है, ऐसे कॉमन लोग सेविंग अकाउंट पे नहीं मिलता। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट स्टूडेंट्स, वन इज सेविंग अकाउंट, अनदर वन इज करंट अकाउंट। जो हम लोगों का होता है नॉर्मल वो सेविंग अकाउंट होता है। अब जो कॉलेज का है या फिर एकेडमी का है, जैसे परसेप्ट एकेडमी है, तो वहां पे कैसे रहेगा अकाउंट, करंट अकाउंट रहेगा, क्योंकि बिजनेस है, तो करंट अकाउंट पे ही बैंक ओवरड्राफ्ट मिलता है, शॉर्ट टर्म लोन मिलता है, ये सेविंग अकाउंट पे नहीं मिलता। सेविंग अकाउंट पे आप लोन लेंगे डायरेक्टली, है ना, पर्सनल लोन ले सकते हैं, व्हीकल लोन ले सकते हैं, होम लोन ले सकते हैं, वहां पे बैंक ओडी नहीं मिलेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं मिलेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ शॉर्ट टर्म लोन टेकन बाय अ बिजनेस ऑन द करंट अकाउंट, एंड लोन इज ऑलवेज अ लायबिलिटी एंड लायबिलिटी इज अ पर्सनल अकाउंट। कोई भी लोन लीजिए आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बिजनेस में, तो उसको पर्सनल अकाउंट बुलाते हैं। याद रखिए बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, overdrawing one's own account in business for not having sufficient balance on your credit reputation. तो ये आप सोचेंगे कि चलो सेविंग अकाउंट पे ले लेते हैं, नहीं मिलेगा। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ बिजनेस विच इज हैविंग अ ट्रस्ट वर्दीनेस और क्रेडिट वर्दीनेस, यानी उनका रेपुटेशन अच्छा है, और उनको बैंक ये फैसिलिटी देती है कॉल्ड एज यू कैन विड्रॉ एक्स्ट्रा अमाउंट फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा जब आप रीपे करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज बैंक ओवरड्राफ्ट। उसको बैंक ओवरड्राफ्ट बुलाते हैं। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लोन है। लाइव स्टॉक इज स्टॉक ऑफ एनिमल्स माय डियर, जैसे आपका आइसक्रीम का बिजनेस है तो स्टॉक ऑफ आइसक्रीम है, कैडबरी का है तो स्टॉक ऑफ चॉकलेट है, तो ये आपके लिए क्या है, असेट है, और असेट इज ऑलवेज अ रियल अकाउंट। से आपके पास गाय, भैंस, बकरी, मुर्गे ये सारे हैं, तो ऑब्वियसली ये भी स्टॉक हुआ, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक, लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब जो ये होते हैं एनिमल्स उनका स्टॉक, एंड दैट इज ऑब्वियसली इज नथिंग बट योर असेट, एंड असेट इज अ रियल अकाउंट। लाइव स्टॉक याद रखिए, स्टॉक ऑफ एनिमल्स। हाँ आप बोल सकते हैं चीता, हाथी, अब ये पालते या नहीं पालते, दैट इज नॉट इजी ना, सो एब्सोल्युटली, बट एनीवेज इट इज स्टॉक ऑफ एनिमल्स एंड इट इज अ रियल अकाउंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज योर एक्सपेंडिचर, इज अ नॉमिनल अकाउंट, ये आपके लिए एक्सपेंडिचर है। कैश एट बैंक, आपका बैंक बैलेंस है, बैंक इज ऑलवेज अ पर्सनल अकाउंट, डजंट मैटर पैसा है या आपने लोन ली वाला पैसा है, लेकिन बैंक तो पार्टी है, पर्सन है, आर्टिफिशियल एंटिटी है, पर्सनल अकाउंट है, तो बैंक की कैश आपका पर्सनल अकाउंट है। रेंट रिसीव्ड इज योर इनकम, एंड इनकम इज अ नॉमिनल अकाउंट। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अगेन एक्सपेंडिचर, नॉमिनल अकाउंट। कैरेज इनवर्ड या आउटवर्ड ये बोला नहीं है, यूजुअली सिर्फ कैरेज दिया तो हम इनवर्ड ही मानते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस ऑन परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल, तो इसको डायरेक्ट एक्सपेंडिचर बुलाते हैं, बट एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज अ नॉमिनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग रेंट पर्सनल अकाउंट, क्यों, बिकॉज ड्यू बट नॉट पेड। कमीशन रिसीव्ड इज इनकम एंड नॉमिनल अकाउंट। बैंक लोन
इट इज नथिंग बट अ पर्सनल अकाउंट, क्योंकि लोन आपने लिया है ना. इलेक्ट्रिसिटी बिल नॉमिनल अकाउंट, वाई? बिकॉज इट इज नथिंग बट एक्सपेंडिचर फॉर ईच एंड एवरी मंथ. कॉपीराइट इज योर असेट एंड इट इज रियल अकाउंट. बताइए कहीं पे डाउट है बेटा? उसके साथ मैंने कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड आपको एक्सप्लेन कर दिया, साथ में आपको फ्रेट भी बता दिया मैंने, और ये भी बता दिया कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा है. तो समझिए, लिखिए और बताइए कहीं पे डाउट है क्या. डाउट है तो जरूर पूछ लीजिए बेटा. एनी डाउट यू कैन लेट मी नो प्लीज. क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट से बड़ा आसान हो जाता है. रीजन बीइंग इज दैट we can classify the accounts and then we can easily classify them into debit and credit. डेबिट क्रेडिट में उसको आसानी से अपन ट्रांसफर कर सकते हैं. फटाफट लिख लीजिए और बोलिए कहीं पे डाउट है क्या. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट डू लेट मी नो प्लीज. एक बार क्रॉस चेक कीजिए और बताइए कहीं पे डाउट है क्या. आई एक्सप्लेन एवरीथिंग एंड इवन रिकॉर्डिंग्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू जब कभी आपको डाउट है तो. यहां पे उन्होंने मॉडर्न मेथड से बाफिकेशन किया है जो हम नहीं देखेंगे, तो ये मॉडर्न मेथड का बाफिकेशन है. तो यू हैव सीन एंटायर बाफिकेशन हियर, रियल, नॉमिनल, पर्सनल. और कुछ है क्या बाफिकेशन के लिए? तो नीचे देखते हैं अपन, दैट वी नीड टू चेक आउट इन अनसॉल्व्ड. अनसॉल्व्ड में देखना पड़ेगा कि ऐसा कुछ बाफिकेशन उन्होंने पूछा है क्या. ये देखिए बढ़िया है ना. चलो अब ये खत्म करो. ये अगर कर पाए तो बेस्ट बात होगी फिर, है ना. कुछ पेंडिंग ही नहीं रहेगा. कम ऑन फिनिश इट. रियल, नॉमिनल, पर्सनल. नीचे है क्या और? नहीं, इतना ही है. चलो खत्म करो. 40 अकाउंट है, बेस्ट है. लगभग सारे कवर हो जाएंगे. वन बाय वन कीजिए. विल गिव यू 3-4 मिनट, 5 मिनट्स फॉर दैट. 5 मिनट में खत्म होना चाहिए. क्विकली करना है बेटा. use the same principle. If it is a liability, if it is the name of the party, it is a personal account. All expenses, losses, incomes and gains of the business are nominal accounts. All assets, properties and possessions of the business are real accounts. ये याद रखना है और इसको खत्म करना है. चलो फिनिश करो, देखते हैं क्या करता. यस, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा. डूइंग गुड. सब लगभग सही कर रहे एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स. होता है, इतना तो एक्सपेक्टेड है. करो, फिनिश करो फटाफट. लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद हमें डेबिट क्रेडिट करना है. उसके कुछ अनसॉल्व सम्स है नीचे, ट्रेडिशनल मेथड से, रियल, नॉमिनल, पर्सनल से. तो वो करते हैं पहले.
यस, अमृता, अंशुल, अंश, देविका, पूनम, स्नेहा, शीतल, अमर, राजवीर, ऑल डन। अब आपको बोलना है ये सारा बाफिकेशन। चलिए, लेट्स स्टार्ट। यस, लेट्स स्टार्ट विद अमर। बोलिए, रोहित कैपिटल अमर। यप, राइट, दैट इज अ पर्सनल अकाउंट। कैपिटल एंड ड्राइंग इज ऑलवेज अ पर्सनल अकाउंट। लूज टूल्स, लूज टूल्स क्या होते हैं बेटा? ये स्पेयर पार्ट्स होते हैं। आप बोल सकते हैं कि जो आप अगर आपने देखा होगा तो कुछ अब पाने होते हैं, पाने, पाना जिसको बोलते हैं मराठी में या हिंदी में पाना ही बोलते हैं उसको। आप कार में यूज करते हैं कहीं पे स्टेपनी खोलने को, जहां पे टायर पंक्चर वगैरह होता है। तो ये काइंड ऑफ असेट है, क्योंकि इसके बिना टायर खुलता ही नहीं है। तो दैट इज एन असेट एंड असेट इज अ रियल अकाउंट। तो ये एडिशन है आपके नॉलेज में। लूज टूल्स आर नथिंग बट द वैल्यूएबल टूल्स विच आर यूज्ड इन maybe you can say that opening a vehicle, closing the tires and so on. Obviously ये बड़े काम की चीज है। and as an asset it is a real account. Drawing, yes Ansh, correct, it is a personal account because capital and drawing both are personal accounts by business separate or legal entity concept. concept क्या बोलता है? बहुत बार बोला है मैंने, बताइए क्या बोलता है concept? yes, that is correct. in the eyes of law, owner and business are two separate legal entities. कार्टेज, कैरेज, कार्टेज, ये आप कार्टेज यूज करते हैं ना प्रिंटर में। यस, तो ऑब्वियसली ये एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर इज अ नॉमिनल अकाउंट। प्रीपेड रेंट, इट इज अ पर्सनल अकाउंट, क्योंकि हमने देखा एनीथिंग विच इज आउटस्टैंडिंग प्रीपेड इन टर्म्स ऑफ सैलरीज, वेजेस, इंश्योरेंस, कमीशन, इंटरेस्ट, इस किसी के भी वर्ड के पीछे प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग लग जाए, ड्यू बट नॉट पेड लग जाए, अनपेड लग जाए, तो उसको हम क्या बुलाते हैं? ड्यू to be paid to a party, due to be received from a party, or paid in advance to a party. Hence it is a personal account. Copyright is your asset, it is a real account. Patent is your asset, it is a real account. Outstanding income is again personal account. भले आपके लिए asset है, that is income to be received, but again किससे रिसीव करना है? एक पार्टी से रिसीव करना है as of now. Hence you have shown income receivable or outstanding income or income due but not रिसीव्ड। ऐसे तीनों चीजों में इसको आप बांट सकते हैं, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इनकम रिसीवेबल अकाउंट और आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट। एंड एनीथिंग आउटस्टैंडिंग, अनपेड, अक्रूड इज अ पर्सनल अकाउंट। डजंट मैटर टू बी पेड और टू बी रिसीव्ड। याद रखिए बेटा, टू बी पेड रहा तो भी पर्सनल है, टू बी रिसीव्ड रहा तो भी पर्सनल है। क्यों? क्योंकि टू बी पेड टू अ पर्सन है, टू बी रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन है। वैसे उसी तरह से पेड इन एडवांस टू अ पर्सन है, रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम अ पर्सन है, इसलिए प्रीपेड भी पर्सनल। कमीशन रिसीव्ड पर्सनल? नो, रॉन्ग। कमीशन रिसीवेबल नहीं है, कमीशन रिसीव्ड है। इट इज इनकम एंड इट इज अ नॉमिनल अकाउंट माय डियर। फ्रेट, यस ये तो हमने देखा था, हाँ करेक्ट, फ्रेट इज अ नॉमिनल अकाउंट, बट दीज आर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस ऑन परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल। उसी के साथ प्लांट एंड मशीनरी, यस इट इज एन असेट एंड असेट इज अ रियल अकाउंट। उसके बाद सन्ड्री इनकम। सन्ड्री का मतलब है बहुत सारी छोटी छोटी इनकम क्लब किए आपने, छोटे छोटे 50 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए, और क्लब करके उन्होंने बोला है सन्ड्री इनकम। वैसे आपके बिजनेस के लिए इनकम है, इनकम इज अ नॉमिनल अकाउंट, डजंट मैटर सन्ड्री छोटा बड़ा जो भी है। लाइव स्टॉक, स्टॉक ऑफ एनिमल्स इज अ असेट एंड असेट इज अ रियल अकाउंट। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, क्या बुलाते हैं? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। आज की दुनिया में बिजनेस हो ही नहीं सकता इसके बिना, है ना। नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मैगी को कंपटीशन देनी है, कैडबरी को देनी है, अमूल को देनी है, आप नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, लोगों को फ्री में बांटना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, आपका टेस्ट बताना पड़ेगा, तब जाके वो खरीदेंगे। पॉसिबिलिटी है, वरना तो मुश्किल ही है ना। तो ये एडवर्टाइजिंग है सिंपली बेटा। एडवर्टाइजिंग क्या होता है? एक्सपेंडिचर फॉर अ बिजनेस एंड एक्सपेंडिचर इज अ नॉमिनल अकाउंट। यस, याद रखिए, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल का मतलब सीधा साधा मतलब है एडवर्टाइजिंग। उसके बाद राधिकाज अकाउंट, यस नेम ऑफ द पर्सन, इट इज अ पर्सनल अकाउंट, वरना हमें पता नहीं है।
इनसे आना है या इनको देना है, कोई जरूरत नहीं है. नेम ऑफ द पार्टी इज ऑलवेज अ पर्सनल अकाउंट. आउटस्टैंडिंग, एनीथिंग आउटस्टैंडिंग इज अ पर्सनल अकाउंट. लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये बोल रहा है कि मैं लॉस हूं भाई, और लॉस को क्या बुलाएंगे स्टूडेंट्स? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस आर नॉमिनल अकाउंट्स. उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र. बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज अगेन अ पर्सनल अकाउंट. व्हाई? बिकॉज इट इज नेम ऑफ द पार्टी, नेम ऑफ द पर्सन है ना. बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्या है? पार्टी का नाम है, पर्सन है, बैंक है, तो ये पर्सनल अकाउंट है. लोन टेकन इज अगेन अ लायबिलिटी एंड लायबिलिटी इज अ पर्सनल अकाउंट. उसके बाद कंप्यूटर अकाउंट. कंप्यूटर इज योर असेट एंड असेट इज रियल अकाउंट. कंप्यूटर आपका असेट है और असेट आपका क्या है बेटा? रियल अकाउंट है. उसके बाद लीगल एक्सपेंसेस, इट्स नॉमिनल अकाउंट. क्यों? एक्सपेंसेस है. एनी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स आर नॉमिनल अकाउंट. फिक्स डिपॉजिट, आपने एफडी किया है बैंक में, इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, आपने एफडी किया है. एफडी किया है मतलब कुछ टाइम बाद पैसा वापस आएगा, ये इन्वेस्टमेंट है आपकी. और आपने इन्वेस्टमेंट गोल्ड में की, एफडी में की, शेयर्स में की, म्यूचुअल फंड में की, पैसा तो वापस आने वाला है, आपका असेट है. एंड असेट इज ऑलवेज यस, दैट इज करेक्ट, असेट इज ऑलवेज अ रियल अकाउंट माय डियर. इनकम रिसीवेबल मतलब ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है ना. ड्यू बट नॉट रिसीव्ड हुआ, ये आउटस्टैंडिंग इनकम हुआ, फिर से ये क्या हुआ? पर्सनल हुआ. रिसीव्ड नहीं है, रिसीवेबल है, मतलब आना है लेकिन अभी तक आया नहीं है. ऑडिट फीस इज योर एक्सपेंडिचर. यस, ऑडिट फीस देखा था थोड़ी देर पहले. लीगल चार्जेस पेड टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट ईच एंड एवरी ईयर. यस, इट इज एन एक्सपेंडिचर एंड अ नॉमिनल अकाउंट. ट्रेडमार्क आपका इंटेंजिबल असेट है, रियल अकाउंट है. लॉस बाय फायर, लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है. मोटर कार असेट है, रियल अकाउंट है. बराबर है, यही किया है ना सबने. कहां पे गड़बड़ हुई अभी तक? गड़बड़ कहां पे हुई? आउटस्टैंडिंग में. कितनी बार बोला? एनीथिंग आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनपेड, अक्रूड, ये सारे क्या बताने? सीधा आंखें बंद करके पर्सनल अकाउंट. कभी कभार ये असेट होते हैं, कभी लायबिलिटी होते हैं. ड्यू टू बी पेड हुआ तो लायबिलिटी है, ड्यू टू बी रिसीव्ड हुआ तो असेट है. बट एनीवेज इट इज अ पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि किसी पर्सन को या तो पे करना है या किसी पर्सन से रिसीव करना है. तो सिंपल रखो बेटा, कॉम्प्लिकेटेड मत करो. इनकम टैक्स, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट पे चार्ज, प्रॉफिट अगर हुआ तो टैक्स देंगे. एंड ऑब्वियसली इट इज एन एक्सपेंडिचर. आपको तो एक्सपेंसेस बोल के ही बताना पड़ेगा है ना. लॉस हुआ तो टैक्स नहीं देते, प्रॉफिट हुआ तो ही टैक्स देते हैं. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये तो हर एक को देना पड़ता है, नॉमिनल है, एक्सपेंडिचर है आपका, बिना भूले है ना. वन कंट्री वन टैक्स, पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे बेटा, आगे पढ़ेंगे आप जब आप प्रोफेशनल एजुकेशन सीए, सीएमए, सीएस में जाएंगे या एमबीए करेंगे आप, तब पता चलेगा कि जीएसटी क्यों आया. वन कंट्री वन टैक्स. पहले आप मोबाइल खरीदते थे तो सेल्स टैक्स लगता था, खाना खाने बाहर जाते तो सर्विस टैक्स लगता था रेस्टोरेंट में. गवर्नमेंट ने ये सबको मर्ज करके एक बनाया और उसको बुलाया जीएसटी. जीएसटी इज डिवाइडेड इनटू 5 स्लैब्स. उसके रेट्स है, पहला 0%, दूसरा 5%, तीसरा 12%, चौथा 18% और पांचवा 28. अलग अलग गुड्स अलग अलग कैटेगरी डाले गवर्नमेंट ने और ये पांचों में डिवाइड किया कि 0 में क्या आएगा, 5 में क्या आएगा, 12 में क्या आएगा. 0 रेटेड, 5% रेटेड, 12% रेटेड, 18% रेटेड और 28% रेटेड. ऑब्वियसली 28 में लग्जरियस चीजें रहेगी. तो जीएसटी आपका एक्सपेंडिचर है. सिद्धिविनायक ट्रस्ट, यस बेटा, यस, नेम ऑफ द पर्सन है, पर्सनल अकाउंट है. ऑफिस इक्विपमेंट असेट है आपका, यस, दैट इज रियल अकाउंट. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये स्टेशनरी नहीं है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज ऑलवेज अ रियल अकाउंट, क्योंकि अभी तक ये यूज नहीं की है, आपने ऐसे ही रखी है, जब लगेगी तब आप उससे निकाल लेंगे. तब तक के लिए तो स्टॉक तो हमें लेना पड़ेगा कि ये आपका असेट है. इंडियन रेलवेज, यस, इट इज नेम ऑफ द पार्टी, पर्सन, सो इट इज अ पर्सनल अकाउंट. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जैसे एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस वैसे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. यस, अगेन ये किसी से रिसीव्ड हुआ है एडवांस में, हेंस इट इज अ पर्सनल अकाउंट. डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, अगेन नॉमिनल अकाउंट. जैसे आपको एफडी पे इंटरेस्ट मिला, जैसे शेयर खरीदते हैं तो उस पे डिविडेंड मिलता है. और डिविडेंड क्या बेटा? डिविडेंड इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज पेड बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर्स. इंटरेस्ट के जैसा मान लीजिए एज ऑफ नाउ, अगर एफडी तो बैंक आपको क्या देता है बेटा? इंटरेस्ट. वैसे ही आपने शेयर्स अगर खरीदे, इंफोसिस, रिलायंस, टाटा, नेस्ले, कोई भी कंपनी है तो कंपनी उस पर डिविडेंड देती है. एंड डिविडेंड इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट. डिविडेंड इज पार्ट ऑफ
प्रॉफिट, और यू कैन से दैट डिविडेंड इज स्मॉल पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का छोटा सा पार्ट होती है जो कंपनी उनके शेयर होल्डर्स को देती है। एज ऑफ नाउ इतना याद रखिए, लिख लीजिए कहीं पे, डिविडेंड इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर्स। लिख लीजिए बेटा, नई टर्म है, नया है, यह नया है तो लिखना बनता है। तो डिविडेंड इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट, dividend is part of profit paid by the company to the shareholders, paid by the company to their shareholders। पार्ट ऑफ प्रॉफिट है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पे करती है और उसको हम डिविडेंड बुलाते हैं। लिख लीजिए बेटा, जरूरी है, नई चीजें हैं, बाद में भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज वी नीड टू रिमेंबर सो मेनी थिंग्स, सो इट इज बेटर टू क्लासिफाई देम, सिंप्लीफाई देम। बड़ा आसान करना है तो सिंप्लीफाई करना इज द बेस्ट थिंग। सो डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट, अब ये रिसीव्ड है या पेड है हमें नहीं पता, बट एनीवे इट इज either income or loss, so it is a nominal account. Raja and Company is the name of the person, personal account. Repairs as usual expenditure, and royalty is what? रॉयल्टी या तो आप देते या तो लेते। आपने डिजाइन बना के दिया, अच्छा, या आप बाहुबली के प्रोड्यूसर है, आपने बाहुबली 3 के राइट्स बेचे, आपको उस पर रॉयल्टी मिल रही है। आपने एक अच्छा बुक बनाया, अब पब्लिशर आपसे राइट ले रहा है और बेच रहा है, और जितना बेचा जाए उस पर आपको 50%, 60%, 70%, 40% जो भी एमआरपी है उसका रॉयल्टी बोल के दे रहा है। बाकी सारा खर्चा वो उठा रहा है, लेकिन ओरिजिनल वर्क किसका है? आपका है। आपने ऐसा इंजन बनाया जिससे पेट्रोल का कंजम्पशन बहुत कम होता है, और गाड़ी जो 15-20 का एवरेज देती है वो एकदम से 50 का एवरेज दे रही है। तो डिजाइन आपका है। अब कार की कंपनी आपको बोलेगी कि ये हमें दे दो, तो आप बोलेंगे देता हूं, लेकिन इस पे आपको मुझे क्या देना पड़ेगा? रॉयल्टी देनी पड़ेगी। आप जितने कार बेचेंगे ये इंजन लगा के, उस पे मुझे परसेंटेज देना पड़ेगा, एंड दैट इज नथिंग बट योर इनकम माय डियर। आइदर इनकम और जो कंपनी पे कर रही है उनके लिए क्या है? एक्सपेंडिचर। सो रॉयल्टी पेड एंड रॉयल्टी रिसीव्ड, सो ऑब्वियसली इट इज आइदर एक्सपेंडिचर और इनकम फॉर यू, एंड हेंस इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो रॉयल्टी समझ में आया क्या? बताइए। नई चीजें है, डिविडेंड नया है, यह तो बता दिया मैंने आपको। यहां पे डिविडेंड इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट पेड बाय द कंपनी टू देयर शेयर होल्डर्स। बड़ा सिंपल है बेटा, ये बहुत आसान चीज है। ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस आर नॉमिनल अकाउंट्स। ऑल असेट्स, प्रॉपर्टीज एंड पोजीशंस ऑफ द बिजनेस आर रियल अकाउंट्स, एंड ऑल लायबिलिटीज एंड नेम ऑफ द पर्संस आर पर्सनल अकाउंट। उसी पे किया है। कुछ चीजें मैंने बाफिकेट करके बताई, जैसे कि ट्विस्टेड पॉइंट थे। कैपिटल एंड ड्राइंग इज ऑलवेज अ पर्सनल अकाउंट बिकॉज ऑफ बिजनेस कंसेप्ट। सेकंड मैंने बताया, एनीथिंग वेयर आउटस्टैंडिंग कम्स एज अ वर्ड, आउटस्टैंडिंग पेड इन एडवांस, दैट इज प्रीपेड, दैट इज रिसीव्ड इन एडवांस, अगेन आउटस्टैंडिंग इनकम, या फिर आप बुला सकते हैं कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, income received in advance, expenses to be paid and income to be received। मतलब outstanding income, outstanding expenses, prepaid expenses, income received in advance, all are nothing but personal account। क्यों? क्योंकि it is either paid to a person in advance, received from a person in advance, to be paid for a person and to be received from a person, इसीलिए इसको हमें पर्सनल बुलाना है। और इस तरह का बाफिकेशन है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और मुझे बताइए, इसमें कोई भी सिंगल भी डाउट है तो हेजिटेट मत करना बेटा। क्यों? क्योंकि आगे की पूरी जर्नी इस पे है। तो जिसका क्लासिफिकेशन सही है रियल, नॉमिनल, पर्सनल का, उसको कोई दिक्कत नहीं आती आगे चल के। और यहीं पे अगर बाफिकेट करने में चला जाऊं तो मैं इसी को या तो असेट बुला सकता हूं, या तो लायबिलिटी, या तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, या तो इनकम एंड गेन, सो दैट हमारा मॉडर्न मेथड का भी तैयारी हो जाए। तो ये भी खत्म कर लेते हैं अपन। दैट वोंट टेक मच ऑफ द टाइम। पहले बताइए इसमें कुछ डाउट है क्या? उसके बाद हम इसको क्लासिफाई करेंगे किसमें? या तो असेट्स, प्रॉपर्टीज एंड पोजीशंस ऑफ द बिजनेस, या तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, या तो इनकम एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस, या तो
लायबिलिटीज एंड नेम ऑफ द पर्संस। इस तरह से इसको मॉडर्न मेथड में भी क्लासिफाई कर लेंगे, ताकि हमें वो मेथड से जब कभी क्लासिफिकेशन करना है और डेबिट क्रेडिट देना है तो वो भी पता होना चाहिए हमें। तो दोनों तरफ से कर लेते हैं, ताकि ये एक्सरसाइज टाइप ऑफ अकाउंट का यहीं पे खत्म हो जाए, या तो रियल नॉमिनल पर्सनल, या तो एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम्स एंड गेन्स कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2 लायबिलिटीज एंड नेम ऑफ द पर्सन, एंड कैटेगरी नंबर 3 असेट्स प्रॉपर्टीज एंड पोजीशंस ऑफ द बिजनेस। तो इस तरह से इसको बाफिकेट करना है। इसको भी करते हैं, ऊपर के टेबल के भी करते हैं, और इसको खत्म करते हैं बेटा। चलिए एक बार देख लीजिए, 40 अकाउंट है लगभग, इसी को हमें क्लासिफाई करना है अभी अगली कैटेगरी में, ताकि इसको खत्म कर पाए अच्छे से। चलिए अभी इसको हम क्लासिफाई करेंगे दूसरी कैटेगरी में। एक बार आप देख लीजिए, इसमें कोई डाउट है क्या? चलिए मैं यहां पे एक ट्रिक आपके लिए कर देता हूं, ताकि हमारा क्लासिफिकेशन और आसान हो जाए। क्या ट्रिक करूंगा मैं यहां पे ट्रिक करता हूं, रेड कलर यूज करता हूं, एंड आई एम गोइंग टू राइट डाउन कि लायबिलिटी अगर बिजनेस की रही, लायबिलिटी और नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द पर्सन पार्टी जो भी है, तो हम उसको क्या बुलाएंगे बेटा? पर्सनल अकाउंट। करेक्ट है? ओके या तो लायबिलिटी है, या तो नेम ऑफ द पर्सन है, पार्टी है, तो हम उसको पर्सनल अकाउंट बुलाएंगे। दूसरा कैटेगरी क्या है? असेट, बिजनेस का असेट है, या फिर प्रॉपर्टी है, या फिर बिजनेस का पोजीशन है, देन इन दैट केस इट इज अ रियल अकाउंट। और आखिरी में बचा क्या? ये आपका क्या है? या तो बिजनेस का एक्सपेंस है, या तो लॉस है, या तो इनकम है, या तो गेन है ना? चलिए, सो इट इज एक्सपेंसेस, कैटेगरी नंबर 3 लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। तो ये अगर सब कुछ रहा तो मैं उसको कैटेगरी नंबर 3 बुलाऊंगा, एंड दैट इज ई लिखता हूं इसके लिए। लायबिलिटी के लिए एल लिखता हूं बेटा, थोड़ा चेंज करता हूं ये, और असेट प्रॉपर्टीज के लिए आई राइट डाउन एज ए। तो असेट रहा तो ए लिखूंगा, लायबिलिटी रहा तो एल लिखूंगा, तीसरी कैटेगरी रही एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम और गेन, तो ई लिखूंगा। रियल नॉमिनल पर्सनल हमने पीछे छोड़ दिया है, मॉडर्न मेथड से जा रहे हैं अपन। मॉडर्न मेथड क्या है? मॉडर्न मेथड सेज दैट, जैसे ट्रेडिशनल के अपने रूल है, क्या रूल थे ट्रेडिशनल के? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट। डेबिट द अकाउंट विच रिसीव्स द बेनिफिट, क्रेडिट द अकाउंट विच गिव्स द बेनिफिट। दूसरा रियल सेज दैट डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। और तीसरा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस। मॉडर्न मेथड का रूल क्या है? इंक्रीज इन असेट्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज डेबिटेड। ये देखिए, इंक्रीज इन असेट्स और एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये कैटेगरी एक कर दी मैंने यहां पे। तो इंक्रीज इन असेट्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज डेबिटेड। दैट इज रूल नंबर 1 फॉर मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंटिंग। इंक्रीज के लिए मैंने अप एरो यूज किया है, डिक्रीज के लिए ऑब्वियसली मैं क्या यूज करूंगा? डाउन एरो यूज करूंगा। तो दूसरा
ये देखिए डिक्रीज इन असेट्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज क्रेडिटेड। बड़ा सिंपल है बेटा। तो ये मॉडर्न मेथड है, अमेरिकन अकाउंटिंग इसको बुला सकते हैं, यूएस या फिर मॉडर्न मेथड में इस तरह से यूज करते हैं। ट्रेडिशनल हमारा बोलता है डेबिट द अकाउंट विच रिसीव्स द बेनिफिट, क्रेडिट द अकाउंट विच गिव्स द बेनिफिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकंड रियल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस। थर्ड बोलता है नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस। तो ये तीन रूल है, जबकि मॉडर्न मेथड में आप देख सकते हैं रूल क्या है, इंक्रीज इन असेट्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज डेबिटेड, डिक्रीज इन असेट्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज क्रेडिटेड। तीसरा रूल है इंक्रीज इन सेकेंड कैटेगरी लायबिलिटीज, इंक्रीज इन लायबिलिटीज एंड इनकम एंड गेन्स, इंक्रीज इन लायबिलिटीज एंड इनकम एंड गेन्स इज क्रेडिटेड। उल्टा है, ये रूल उल्टा है। और आखिरी रूल डिक्रीज इन लायबिलिटीज एंड इनकम एंड गेन इज डेबिटेड। तो ये देखिए डिक्रीज इन लायबिलिटीज एंड इनकम एंड गेन्स इज डेबिटेड। तो ये चारों रूल हमने पहले ही लिखे हैं, बस आपके लिए रिपीट किए। हमने लिए बेटा ये रूल लिए, मे बी लेक्चर नंबर 3 या 4 मुझे याद नहीं है, बट आपकी नोटबुक में जरूर होगा, है ना। यस तो ये मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंटिंग है और इसलिए हमें 4 कैटेगरी करनी पड़ती है। पहली हमने की लायबिलिटीज एंड नेम ऑफ द पर्सन और पार्टी, जिसको हम एल बुलाएंगे। दूसरी हमने की असेट्स प्रॉपर्टीज एंड पोजीशंस ऑफ द बिजनेस, जिसको हम ए बुलाएंगे। और तीसरा हमने किया एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स, उसको हम ई बुलाएंगे। और ये रूल है इंक्रीज इन असेट्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज डेबिटेड, उसी तरह से डिक्रीज इन असेट्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज क्रेडिटेड, increase in liability and income and gain is credited and decrease in liability and income and gain is debited। तो ये 4 रूल है। अब इन्हीं अकाउंट्स को हमें बास्केट करना है। तो ये ऊपर देखिए मैंने लिखा है एल, ए और ई। तो बताइए बेटा वन बाय वन फिनिश करते हैं। कैपिटल इज अ लायबिलिटी, एब्सोल्युटली राइट है बेटा। एल लूज टूल्स असेट है। अब देखो बड़ा आसान हो रहा है, क्यों? क्योंकि आगे हमने उसका ट्रेडिशनल बाइफिकेशन लिखा है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। और ट्रेडिशनल बाइफिकेशन क्या बोलता है? रियल अकाउंट मींस ऑलवेज असेट्स, है ना। पर्सनल अकाउंट्स मींस यूजुअली लायबिलिटीज एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। तो बड़ा देखो दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लूज टूल्स रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट इसका मतलब ये असेट है ना। बड़ा आसान है। ड्राइंग, ड्राइंग आपका क्या है? पर्सनल अकाउंट लिखा है। पर्सनल अकाउंट मींस कैटेगराइज्ड एज ऑब्वियसली लायबिलिटी। यूजुअली लायबिलिटी में कैटेगराइज इसको करना पड़ता है, क्यों? बिकॉज ड्राइंग रिड्यूसेस कैपिटल। ड्राइंग कैपिटल को क्या करती है? रिड्यूस करती है। ये ऑब्वियसली हम कैपिटल से माइनस करते हैं, इसलिए इसको लायबिलिटी बुलाते हैं। अदरवाइज ड्राइंग इज, देखा जाए तो ड्राइंग बेसिकली बिजनेस के लिए अपन क्या बोल सकते हैं? द अमाउंट और गुड्स विच आर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बाय द बिजनेस। तो ड्राइंग को हम लायबिलिटी में ही कैटेगराइज करते हैं। कार्टेज नॉमिनल अकाउंट है, मतलब ई, एक्सपेंसेस। प्रीपेड रेंट पर्सनल है, मतलब अब यहां पे थोड़ा सा ट्रिकी है। ये क्या करना पड़ेगा? दिक्कत है यहां पे, हमें असेट लायबिलिटी को आइडेंटिफाई करना है। जब आप एडवांस में पे करते हैं किसी को, जब आप एडवांस में पे करते हैं किसी को टाइम आने के पहले, तो आपके लिए वो क्या हुआ? करेक्ट है। अगर आपने एडवांस में पे किया, मैचिंग कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25 और आपने फीस भर दी 25-26 की, तो आपके लिए क्या हुआ? प्रीपेड फीस अकाउंट, है ना। और एकेडमी के लिए क्या हुआ? फीस रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। हमारे लिए हुआ फीस रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, और आपके लिए क्या हुआ? फीस पेड इन एडवांस अकाउंट। तो आपके लिए भी असेट है, लेकिन हमारे लिए क्या हुआ? लायबिलिटी हुई। क्यों? क्योंकि हमने तो एडवांस में फीस ली है, जिसके बदले हमें पढ़ाना है अगले साल। तो ये फाइनेंशियल में हम उसको अपना इनकम नहीं बता सकते, ये फाइनेंशियल ईयर में हम उसको बताएंगे अपनी लायबिलिटी। क्यों? मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि सेम ईयर का एक्सपेंसेस एंड लॉसेस सेम ईयर के इनकम एंड गेन के साथ मैच करने चाहिए। तो ये साल से बिलोंग ही नहीं करता, ये अगले साल का है। वाई?
बिकॉज एकेडमिकली इट इज रिसीव्ड इन एडवांस, आपके लिए पेड इन एडवांस, आपके लिए असेट है, हमारे लिए लायबिलिटी है। तो आपके लिए आपने रेंट एडवांस में पे की, तो आपके लिए क्या हुआ बेटा, करेक्ट है, ये आपके लिए हुआ असेट। भले ये पर्सनल अकाउंट है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि पर्सनल अकाउंट आर कैन बी लायबिलिटीज और कैन बी असेट्स। व्हाई? आउटस्टैंडिंग रेंट, दैट इज रेंट टू बी पेड इज अ लायबिलिटी, बट आउटस्टैंडिंग रेंट टू बी रिसीव्ड इट इज आउटस्टैंडिंग इनकम। मतलब रेंट मिलनी है लेकिन मिली नहीं। जैसे मैंने बोला थोड़ी देर पहले, आउटस्टैंडिंग सैलरी एम्प्लॉयर के लिए लायबिलिटी है, एम्प्लॉय के लिए असेट है, क्योंकि आना बाकी है। दैट यू कैन से दैट असेट इन द सेंस दैट इज द अमाउंट टू बी रिसीव्ड, क्योंकि सैलरी महीना खत्म हुआ, पे अभी रिसीव होना फ्रॉम एम्प्लॉइज पॉइंट ऑफ व्यू। एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से सैलरी आनी बाकी है, तो वो बुलाएगा कि सैलरी ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। एम्प्लॉयर क्या बोलेगा, सैलरी इज ड्यू बट नॉट पेड। दोनों के लिए आउटस्टैंडिंग है, लेकिन एक के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, दूसरे के लिए आउटस्टैंडिंग इनकम है। एक के लिए ऑब्वियसली एन असेट है क्योंकि उसको मिलना है, और दूसरे के लिए लायबिलिटी है क्योंकि उसके लिए पे करना है। तो यहां पे फर्क हो जाता है। तो यहां पे दोनों को पर्सनल अकाउंट बुलाते हैं हम ट्रेडिशनल में, क्योंकि ट्रेडिशनल में आप आउटस्टैंडिंग बोलो, प्रीपेड बोलो, रिसीव्ड इन एडवांस बोलो, सारे पर्सनल है। लेकिन यहां पे देखना पड़ेगा कि वो असेट है तो ए लिखना पड़ेगा, लायबिलिटी है तो एल लिखना पड़ेगा। तो ये कैटेगराइजेशन, तो आपने एडवांस में पे किया है, प्रीपेड, पेड इन एडवांस, तो आपका असेट है। कॉपीराइट इज एन इंटेंजिबल असेट, करेक्ट। पेटेंट अगेन एन असेट, इंटेंजिबल असेट, रियल अकाउंट लिखा है। आउटस्टैंडिंग इनकम, देखिए यहां पे फर्क पड़ता है। अभी इनकम रिसीव्ड टू बी रिसीव्ड है, ये या एक्सपेंस नहीं है कि ये क्या बेटा, ये आउटस्टैंडिंग इनकम है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ध्यान देना, ये आउटस्टैंडिंग इनकम है बेटा। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब इनकम मिलना है लेकिन अभी तक नहीं मिला है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम को क्या बुलाएंगे आप, ऑब्वियसली एन असेट, क्योंकि ये पे नहीं करना है, आपको रिसीव करना है इसलिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस, फिर से आपने ऊपर रेंट पे की थी, यहां पे एक्सपेंसेस कुछ पे किया एडवांस में, आपका असेट है। कमीशन रिसीव्ड है, रिसीव्ड कमीशन मतलब कैटेगराइजेशन नंबर 3, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन, हमने उसको शॉर्ट फॉर्म ई दिया है, वरना तो एक्चुअल क्या है, इनकम है ना। अकाउंट एक्सपेंस है, प्लांट एंड मशीनरी रियल अकाउंट है, असेट है, बराबर है। तो देखिए इधर बाइफिकेशन लिखा है, सामने वो ट्रेडिशनल है, पीछे जो लिख रहा हूं मैं, जो आप ये देखिए, दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज एग्जैक्टली द मॉडर्न बाइफिकेशन माय डियर। ये मॉडर्न वाला है और उसके पहले जो है वो ट्रेडिशनल वाला है, सामने जो है वो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। उसके पहले सन्ड्री इनकम नॉमिनल है, नॉमिनल है मतलब क्या है, या तो एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस, तो ये ग्रुप है। रियल है मतलब ये असेट है, बराबर है। लाइव स्टॉक, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फिर से नॉमिनल है, फिर से एक्सपेंडिचर है। राधिका पर्सनल अकाउंट है, अब पता नहीं ये असेट है या लायबिलिटी है, ये तो तभी पता चलेगा कि हमें राधिका से पैसे आने हैं या हमें राधिका को पे करने हैं। राधिका इज जस्ट अ पार्टी, so as of now I can write down it is a liability assuming that amount to be paid, assuming I'm saying amount to be received रहा तो उसको असेट बुलाना पड़ेगा, उससे अगर पैसा आना होगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं, लायबिलिटी लिख दिया मैंने। आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये तो हमें पे करने हैं, लायबिलिटी है। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आपका एक्सपेंडिचर का ग्रुप है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये आपका पर्सनल अकाउंट है, और मान लीजिए आपने लोन लिया है, ये अजूमिंग बेसिस पे है। ऐसा भी हो सकता है कि ये बस आपका बैंक अकाउंट है जिसमें आपने कभी कोई लोन लिया नहीं है, तो ऑब्वियसली ये असेट भी बुला सकते हैं। डू रिमेंबर स्टूडेंट्स, अ बैंक अकाउंट कैन बी एन असेट और कैन बी अ लायबिलिटी। बैंक अकाउंट ही ऐसा पिक्युलियर अकाउंट है, टिपिकल अकाउंट है, जो असेट भी हो सकता है, लायबिलिटी हो सकता है। आप बोल रहे हैं ऐसे कैसे बोल रहे हैं सर आप? मैंने अभी आपको थोड़ी पहले क्या बोला, एक करंट अकाउंट पे आपका बैलेंस 1 लाख होने के बावजूद भी आप 1.5 लाख का चेक दे सकते हैं, 1.5 लाख का चेक पास हो सकता है। सेविंग अकाउंट पे ऐसा नहीं होता, क्यों? जितने पैसे उतने आपको वहां पे रखने पड़ेंगे, चेक अगर दिया है तो, वरना चेक बाउंस हो जाता है। मालूम है ना आपको चेक बाउंस का प्रोसीजर? वैसे चेक क्या होता है, कितने टाइप्स के चेक है, ये आने ही वाला है आगे। आप तो ऑलरेडी, आपको ये चेक तो बेसिक चीज है, सबको पता है। चेक बाउंस होना मतलब आपने एक पर्टिकुलर डेट पे अमाउंट का चेक दिया, लेकिन उस दिन आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है। ये अगर करंट अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है, तो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी, शॉर्ट टर्म लोन मिलेगा, और उसको आप बुलाते हैं, है ना। लेकिन यही अगर सेविंग अकाउंट है तो आपका चेक बाउंस हो जाएगा, आपको चार्जेस लगेंगे और आपका क्रेडिट रिपुटेशन भी खराब हो जाएगा। तो ये देखिए,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये पर्सनल अकाउंट है, लेकिन मैंने बोला ये लायबिलिटी भी हो सकता है, असेट भी। क्यों? बैंक ऑफ महाराष्ट्र अगर आपका बैलेंस है लाख का पॉजिटिव बैलेंस है, आपने कोई लोन नहीं लिया, तो ये आपका असेट है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 10 लाख का निगेटिव बैलेंस है, 1 रुपया भी आपका नहीं है, आपने लोन उठा के रखा है, तो वहां पे -10 लाख बताएगा। तो ये क्या हुआ? ये बैंक अकाउंट हुआ, लेकिन विथ क्या हुआ? निगेटिव बैलेंस हुआ। क्यों? क्योंकि आपका पैसा नहीं, आप बैंक से लोन ले रहे हो, पैसा यूज कर रहे हो। सो बैंक अकाउंट इज सच अकाउंट विच कैन हैव आइदर अ पॉजिटिव बैलेंस और अ निगेटिव बैलेंस। और इसको डिस्कस करेंगे आगे चलने के बाद, डोंट वरी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एज ऑफ नाउ हम मान रहे कि हमने लोन लिया है, तो इसीलिए लायबिलिटी। लोन तो सीधा आपने लोन लिया है तो लायबिलिटी है, बराबर बेटा। कंप्यूटर आपका असेट है। लीगल एक्सपेंसेस आपके एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन है। फिक्स डिपॉजिट आपका इन्वेस्टमेंट है, असेट है, रियल अकाउंट है। इनकम रिसीवेबल, इनकम आना बाकी है, अभी तक आया नहीं है, मतलब ये असेट है, ये लायबिलिटी नहीं हुआ, ये आपको मिलना है ना। तो दैट इज व्हाट द डिफरेंस देयर। ऑडिट फीस आपके एक्सपेंडिचर है। ट्रेडमार्क आपका इंटेंजिबल असेट है ना। मोटर कार टेंजिबल असेट है। लॉस बाय फायर आपका एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन वाला ग्रुप है। जीएसटी आपका एक्सपेंडिचर है, फिर से ई। इनकम टैक्स एक्सपेंडिचर है, फिर से ई। ऑफिस इक्विपमेंट आपका असेट है। सिद्धिविनायक ट्रस्ट, अब ये ट्रस्ट का अकाउंट है, लेकिन लायबिलिटी या असेट हमें पता नहीं है। ट्रस्ट अगर हमारी है, खुद का ट्रस्ट ही है, तो ऑब्वियसली अगर खुद का ट्रस्ट है, बिजनेस का खुद का नाम ही है, तो इट इज नेम ऑफ द पर्सन ओनली एंड कैन बी एज्यूम्ड एज एन असेट, है ना। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी असेट है। इंडियन रेलवेज नेम ऑफ द पर्सन है। अब इंडियन रेलवेज हम तो नहीं है ना। अब हमें इंडियन रेलवे को पे करना है या उनसे रिसीव करना है, उस पर यह निर्भर करता है। बट यहां पे कैटेगराइजेशन क्या है, इसको हम सीधा बुला सकते हैं आज ऑफ नाउ इंडियन रेलवेज हम है समझ के इसको हम असेट बुला सकते हैं। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट आपका एक्सपेंडिचर कैटेगरी हुआ। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपको एडवांस में इनकम मिला है, तो आपके लिए लायबिलिटी हो गई। जैसे आपने एडवांस में पे किया था तो आपका असेट था, आपने एडवांस में रिसीव किया, तो मैंने बोला ना कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एंड एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। एक्सपेंसेस मैं अगर एडवांस में पे कर रहा हूं तो मेरे लिए तो असेट हुआ, क्योंकि मैंने एडवांस में पे कर दिए, टाइम आने के पहले पे कर दिए। सामने वाले ने टाइम आने के पहले रिसीव कर दिए, तो उसके लिए इनकम इन एडवांस हुआ। मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसके लिए तो अगले साल का इनकम था, उसने इसी साल में उसको बता दिया, बताना तो पड़ेगा अक्रूवल बेसिस पे। अक्रूवल क्या बोलता है? The transaction should be recorded whenever it is happening, irrespective of the fact that it is paid in cash or not, or received in cash or not. तो ऑब्वियसली इनको बताना तो पड़ेगा, लेकिन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बताएंगे, और ये अगले साल का इसलिए लायबिलिटी है बेटा। और मेरे लिए मैंने एडवांस में पे कर दिया तो मैं असेट बताऊंगा। डिस्काउंट ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर का कैटेगरी है। रिपेयर एक्सपेंडिचर का कैटेगरी है, दोनों नॉमिनल है। राज एंड कंपनी डिपेंडिंग लायबिलिटी है या असेट है, उनसे पैसे आने या देने मुझे पता नहीं है। और रॉयल्टी नॉमिनल है, इसका मतलब एक्सपेंसेस है। एक बार ध्यान से देख लो बेटा जी, गड़बड़ ना हो जाए। क्यों? मॉडर्न मेथड है, थोड़े बहुत वहां पे अजम्पशन किए मैंने, बट मैक्सिमम तो चीजें क्लियर है, और मुझे तक कुछ डाउटफुल है, राइट। छाप के रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। मॉडर्न से जाओ या ट्रेडिशनल से जाओ, डेबिट और क्रेडिट तो सीखना है। डेबिट क्रेडिट बट प्लस एंड माइनस। कुछ बेसिक एक बार देख लो आप, फिर से एक्सप्लेन करता हूं एंड देन वी कैन कंक्लूड फॉर टुडे। तो हमने यहां पे ट्रेडिशनल भी बाइफरकेशन किया, मॉडर्न भी किया। कोई कंफ्यूजन है तो जरूर बताइए बेटा। कुछ पर्सन मैंने असम्पशन पे डाल दिए, और वो डालना जरूरी है। ऊपर मैंने रूल भी लिखी है, तो आप भी रूल लिखिए और रूल के हिसाब से समझिए, और मुझे बताइए कोई डाउट है क्या। डू लेट मी नो इफ यू आर हैविंग स्मॉलेस्ट डाउट एज वेल, स्लाइटेस्ट, स्मॉलेस्ट, कुछ भी हो तो आपको बताना है। ये देखिए,
आपको कुछ भी डाउट है बेटा इसमें, स्लाइटेस्ट डाउट है तो भी बताना, जस्ट सी इट प्रॉपरली and tell me if you are having any doubt. Just we have classified it in terms of traditional and modern method. देख लीजिए, कोई डाउट है स्टूडेंट्स? यस, थोड़ा ट्रिकी जरूर है, बट जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो ये ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड है, ध्यान से देखिए एक बार, कोई भी दिक्कत है तो जरूर बताइए बेटा। कुछ assumption मैंने किए, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, certain assumptions are made here but those are logical, isn't it? और जहां पे कंफ्यूजन है थोड़ा सा, वहां पे रिपीटिशन जरूरी है और रिपीटिशन होगा भी। आई होप यू एंजॉयड दिस स्टूडेंट्स, isn't it? दिस इज द फैंटास्टिक लेक्चर माय डियर, जरूर याद रखिए। दिस लेक्चर नंबर 10, देखिए अच्छी फिगर आई है। लेक्चर नंबर 10 अगर देखेंगे तो क्लियरिटी पूरी आएगी कि मॉडर्न और ट्रेडिशनल में क्या फर्क है। ट्रेडिशनल में है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर फॉर पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस, एंड नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सीधा साधा मतलब है, जैसे ही आपको असेट दिखा रियल अकाउंट बुलाइए, पर्सन का नाम दिखा लायबिलिटी दिखी पर्सनल अकाउंट बुलाइए, और एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम और गेन अगर दिखे तो उनको नॉमिनल अकाउंट बुलाइए। और इसी के साथ आप देख सकते हैं ये मॉडर्न रूल, इंक्रीज इन असेट्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज डेबिटेड, डिक्रीज इन असेट्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज क्रेडिटेड, whereas increase in liability and income and gain is credited and decrease in liability and income and gain is। तो दूसरा बाइफरकेशन हमने किया, या तो चीजों को बिजनेस के असेट प्रॉपर्टी पोजीशंस बुलाएंगे, या तो हम बुलाएंगे लॉसेस ऑफ द बिजनेस along with incomes and gains of the business, and last is liability और नेम ऑफ द पर्सन और पार्टी। तो ये तीन कैटेगरी करके हम पूरा बाइफरकेशन खत्म करेंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस। आपको होमवर्क क्या करना है, करने की वैसे जरूरत नहीं है। ऊपर हमने जो सम्स इलस्ट्रेशन ऊपर देखे थे हमने, जहां पे रियल, नॉमिनल और पर्सनल क्लासिफाई किया था, वहीं पे आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ LAE। LAE मतलब अंडर मॉडर्न मेथड दैट इज आइदर लायबिलिटीज, नेम ऑफ द पर्सन और पार्टी, और असेट्स प्रॉपर्टीज एंड पोजीशंस, और एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम्स एंड गेन्स। इस तरह से बाइफरकेट। Hope you enjoyed this, लेकिन इसका प्रैक्टिस करना मस्ट है। प्रैक्टिस कीजिए बेटा, ओनली प्रैक्टिस कैन मेक यू परफेक्ट, एंड ऑब्वियसली नो स्टॉपिंग देयर। जितना बेस परफेक्ट रहेगा आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप फिर MBA फाइनेंस कीजिए, CFA कीजिए, ACCA या CPA जो बाहर के कोर्सेस है वो कीजिए, या फिर आप इंडियन CA, CMA और CS कीजिए, लेकिन बेस परफेक्ट करना जरूरी है। तो ये जरूर याद से देखिए। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। Thank you and have a wonderful evening ahead. God bless you.